हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन कवर करेंगे हमारे जीएसटी के सिलेबस का लास्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर 10 रिटर्न्स। अब ये रिटर्न क्या भला है कि कोई भी जीएसटी का टैक्सेबल पर्सन जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसको गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो जिस फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस फॉर्मेट को अपन बोलते हैं रिटर्न्स। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे रिटर्न होता कौन है, रिटर्न होता क्या है, कौन उसको फाइल करता है, किस तरीके से फाइल करता है, कौन कौन से उसको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं और रिटर्न फाइल करने से किसका क्या फ़ायदा होता है, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला, व्हाट इज़ रिटर्न। सर क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें आप फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। एक पीस ऑफ पेपर जिसमें आप क्या लिखोगे? अपने सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स प्रोवाइड करोगे। किसको? फर्निश्ड बाय अ टैक्स पेयर टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। कौन फर्निश करेगा बेटा? रिटर्न फाइल करेगा टैक्स पेयर। किसको फाइल करेगा? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को। मतलब अगर मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मैं हूँ टैक्स पेयर, ये है भैया हमारी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को मैं एक पीस ऑफ पेपर पे सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। मेरी सेल कितनी है, मेरी परचेज कितनी है, मेरा इनपुट कितना हुआ, मेरा आउटपुट कितना हुआ, इसके बाद मेरी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है और टैक्स की लायबिलिटी के बाद मैंने कितना टैक्स एडवांस में जमा करा दिया, एडवांस जमा करने के बाद कितनी मेरी लायबिलिटी नेट बची और उस लायबिलिटी को कैसे मैंने पे किया, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस पीस ऑफ पेपर में फिलअप करके गवर्नमेंट को सबमिट कर दूंगा। तो ये जो पीस ऑफ पेपर है, जो स्टेटमेंट है, इसको मैं क्या कहूँगा? रिटर्न। ठीक है, और सरकार मुझसे ये मेरा हिसाब, एक तरीके से रिटर्न को देसी भाषा में कहेंगे मेरा हिसाब। सरकार मुझसे मेरा ये हिसाब महीने के महीने या क्वार्टरली के क्वार्टरली या ईयरली के ईयरली मांगती रहेगी। हम अभी पढ़ेंगे कि हम गवर्नमेंट को कितने तरीके के रिटर्न फाइल करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि मंथली है, क्वार्टरली है कि ईयरली है, और उससे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक तो अपन ने समझा क्या रिटर्न क्या है। सर ऐसा फैक्ट का स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम इंफॉर्मेशन फैक्ट प्रोवाइड करेंगे। कौन? टैक्स पेयर प्रोवाइड करेगा। किसको? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं है एक बार पे कर दिया है, जिंदगी में एक बार पे करना है, शुरू में पे करना है, आखिरी में पे करना है, नहीं, रेगुलर। अब वो रेगुलर इंटरवल क्या हो सकती है? मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अपन। वाई, अच्छा ये रिटर्न मैं बहुत फॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, वैसे ये बहुत छोटी बात होनी चाहिए आप लोगों को। इनकम टैक्स आप पूरा पढ़ चुके हो, इनकम टैक्स में भी तो आप हिसाब देते हो ना, साल भर का हिसाब गवर्नमेंट को देते हो कि मेरी पांचों हेड से इनकम कितनी हुई, मेरा डिडक्शंस कितना हुआ, अब मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितनी आई, मेरा टीडीएस कितना डिडक्ट हो गया और कितना पे करना है, तो जो पे करना है वो मैंने कैसे पे किया आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इनकम टैक्स में देते हो। अब इनकम टैक्स का हिसाब ईयरली चलता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक बार भरते हो, लेकिन जीएसटी ये तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। इनकम पे टैक्स में जो भी अर्न करता हूँ उस पर टैक्स देता हूँ 2-2.5 हज़ार रुपये, लेकिन जितनी की भी मेरा टर्नओवर है उसके ऊपर मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता हूँ, तो मुझे पे करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंटली थोड़ी ज़्यादा रखिए, इसको थोड़ा फ्रीक्वेंटली रिटर्न फाइल करना रखा है कि हर महीने आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेटा कितने तरीके के रिटर्न है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्या होता है रिटर्न? समझ गए सर, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वाई, क्यों करते हैं भाई, क्या फायदे हैं इसके, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? तो बेटा वाई मतलब बेनिफिट्स या पर्पस, कि क्या क्या पर्पस आपके सॉल्व होंगे रिटर्न फाइल करने से। पहला, ट्रांसफर ऑफ इन्फो, सारी इंफॉर्मेशन किसको पता पड़ जाएगी? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को। किसको? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को। अब मैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को इसी तरीके से शो करूंगा, ये बहुत बार आएगा कि पहला पर्पस क्या है सर, कि सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी, उनको पता पड़ेगा भाई कौन बंदा कितना कमा रहा है, कितना नहीं, कितनी सेल, कितनी परचेज, कितना टैक्स। देन इट इज अ कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम। क्या है भाई? कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम। मतलब ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रन किया हुआ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ये लोग वेरीफाई करते हैं कि आप प्रॉपरली कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या है बेटा? ये
टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा रन किया हुआ एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें वो वेरीफाई करता है कि हमारे जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टैक्सेबल पर्सन है, वो जीएसटी का कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेल करा तो आउटपुट कितना जनरेट करा, परचेज किया तो इनपुट कितना मिला, उनकी लायबिलिटी कितनी है, कितना वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, कितना अब पे करना है। उन्होंने वेरीफाई किया ना कि यार आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो उससे हमें क्या पता पड़ता है कि आप लॉ को रेगुलरली कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन नेक्स्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बेटा मेरे ऊपर अब टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, ये कैसे फाइनलाइज होगी? ये फाइनलाइज होगी विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न, जिसमें मेरी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और खुद बताऊंगा कितना टैक्स बना। जनरली ये फाइनलाइजेशन मैं सेल्फ असेसमेंट के थ्रू करता हूं कि सेल, परचेज, इनपुट, आउटपुट एंड सो टैक्स मेरा बना है, तो ये फाइनलाइज करता हूं मैं रिटर्न के थ्रू। देन प्रोवाइड इनपुट्स फॉर पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन मतलब सरकार जो पूरा बजट बनाती है, जो देश की हमारी पूरे साल भर की या 5 साल की जो नीतियाँ बनाती है, वो किसके बेस पे बनाती है? कितना टैक्स कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, कौन पे कर रहा है, कोई नहीं पे कर रहा। तो जितनी भी टैक्स की इंफॉर्मेशन आती है, कौन से गुड्स बिक रहे हैं, कौन से नहीं बिक रहे, किस पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, किस पे कम खर्च हो रहा है, तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है उसके लिए रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक सरकार के पास नंबर्स आएंगे ही नहीं, सरकार को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं, तो सरकार कोई सी भी पॉलिसी, कोई सा भी डिसीजन कैसे ले पाएगी। तो एक और पर्पस, प्रोवाइड इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजंस। देन लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम। आप सोचो अगर ये रिटर्न का फंडा ही नहीं होता तो सरकार कैसे ऑडिट करती कि जो आप कंप्लायंस कर रहे हो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? सरकार कैसे चेक करती कि कहीं पे कोई टैक्स का इवेजन तो नहीं हो रहा? तो एक रिटर्न फाइल करने से ये क्या है, सरकार का एक एंटी इवेजन प्रोग्राम है कि भाई अभी अपन समझेंगे। सरकार ने रिटर्न का एक ऐसा जाल बुन रखा है, सरकार ने रिटर्न का एक ऐसा जाल बुन रखा है जिससे आप टैक्स की चोरी कर ही नहीं पाओगे। अभी अपन पढ़ेंगे जब मैं वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिटर्न आपको समझाऊंगा कि सरकार ने किस तरीके से आपको बांध रखा है इस रिटर्न से कि आप चोरी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, सर इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो ये रहे भैया सीरीज ऑफ सेक्शन, लिस्ट ऑफ सेक्शंस एप्लीकेबल इन पेज नंबर 10.4। जब आप ये वीडियो देखो इस पॉइंट पे आओ तो जल्दी से 10.4 नंबर निकालो और देखो उसमें एक लिस्ट बनी हुई है सेक्शन 37 से लेके 48। ओहो बाप रे, टोटल 12 सेक्शंस हो गए। कितने सेक्शन हो गए बेटा? 12 सेक्शंस हो गए जो इस रिटर्न के प्रोसेस को गवर्न करते हैं। आप लिस्ट पे आओ, मैंने लिस्ट ओपन कर रखी है, मैं 1 बाय 1 पढ़ता जाता हूँ और बताता जाता हूँ कौन सा रिटर्न किस तरीके का होता है। सेक्शन 37, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड रिटर्न। आउटवर्ड रिटर्न मतलब आपने जो चीज़ें सप्लाई करी हैं उसका ये सेक्शन 37 अभी अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। जिसके आगे मैंने टिक लगा दिया वो इस सेक्शन में कवर होगा, जो नहीं लगाया टिक मतलब वो कवर नहीं होगा। फिर है सेक्शन 38, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। आपने पहले बता दिया कितने आपने सेल करी है, अब बताओ कितना आपने परचेज करा है। इनवर्ड रिटर्न, इनवर्ड का भी रिटर्न, इस पर मैंने टिक नहीं कर रखा क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, सरकार ने इसको मैंडेटरी नहीं कर रखा है। सर क्यों नहीं कर रखा है, आगे मैं समझाऊंगा प्रोसेस में। मतलब आप सिर्फ सेल की बता दो, परचेज की बताने की ज़रूरत नहीं है। देन सेक्शन 39, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, कि ये रिटर्न आपको किस तरीके से कहाँ पे कैसे कैसे फर्निश करने, कैसे इनको फाइल करना है, उसका पूरा प्रोसीजर समझा रखा है। देन सेक्शन 40 क्या कहता है? फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न मतलब ये अपन लोग टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिवाइज्ड इनवॉइस जहाँ अपन को बनाना पड़ता है, तब मैंने आपको समझाया था कि आप इस डेट पे लायबल हुए, आपके पास 30 दिन है रजिस्ट्रेशन लेने को, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया, अब आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला, तो इस दौरान आपने जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई करी, क्योंकि लायबल तो आप तभी हो गए थे, इस दौरान जितनी भी आपने टैक्सेबल सप्लाई करी है विद इन द 30 डेज आपको इन सब का क्या देना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये आता है आपके फर्स्ट रिटर्न में। फिर है सेक्शन 41,
क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑन, मतलब ये सिर्फ नाम से ही समझ लो, क्योंकि ये सेक्शन कवर नहीं किया गया इस चैप्टर में, ये आपके फाइनल में छोड़ दिया गया। ये क्या होता है कि हमने आपसे बोला ना इनपुट की इनवर्ट डिटेल अभी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, चलो आप ही डालोगे, तो ये आप ही सेल्फ असेस कर रहे हो कि मैं इतने इतने का माल खरीद के लाया हूँ और उसके ऊपर इतना इतना टैक्स में पे करके आया हूँ, तो आपकी मर्जी जिसका भी नाम आप डाल दोगे। सरकार क्या ऐसे ही मान लेगी क्या? आपने जिसका भी इनवर्ड डाला है सरकार उसको चेक करेगी कि आपके लिए इनवर्ड है तो किसी और के लिए आउटवर्ड भी तो होगा। तो सामने वाले ने आपका नंबर डाला हो, आपने उसका नंबर डाला हो, दोनों का नंबर मैच होगा तभी आपको इनपुट मिलेगा। बट सर मैं तो परचेज करके लाया हूँ, मेरे पास तो बिल है, तो मैं तो इनवर्ड में डालूंगा ही डालूंगा। उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसने मेरा बिल चढ़ाना रह गया या उससे कोई गलती हो गई, इसमें मेरा क्या दोष है सर? तो सरकार कहती है कि चल 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 ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोविजनल बेसिस पे मतलब जैसे ही तूने डाला कि हाँ तू इससे परचेज करके माल लाया है, हम मान लेंगे तू परचेज करके लाया होगा, तेरे को इनपुट भी दे देंगे, लेकिन अभी प्रोविजनल बेसिस पे प्रोविजनल रिजल्ट आता है ना कि चल अभी टेम्परेरी बेसिस पे तुझे इनपुट तो दे दिया, लेकिन इस चीज़ को हम बाद में मैच करेंगे, और अगर मैच नहीं हुआ तो जो तुझे इनपुट हमने दिया है वो तुझसे क्या कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, देन सर कब करोगे? प्रोविजनल बेसिस पे तो दे दिया सर, उसको हम मैच करेंगे। सेक्शन 42 है मैचिंग, रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि मैच किया जाएगा, नहीं निकला, मैच नहीं हुआ तो रिवर्स कर दिया जाएगा, उसके बाद मामला सेटल हो गया तो वापस से आप उसको रीक्लेम कर सकते हो। जैसे तुमने कहा मैं एक्स पर्सन से, यहां आते हैं अपन, क्योंकि ये इंट्रो में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये पूरे चैप्टर में कहीं कवर नहीं होगा, और ये चीजें आपके जीएसटी के मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके से उन्होंने रिटर्न का जाल बुना। आप कह रहे हो भाई कौन है ये? मिस्टर एसआर के। ये कह रहे हैं कि मैं मिस्टर AB अमिताभ बच्चन से माल परचेज करके लाया, कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक है, मैंने परचेज किया तो 1 लाख रुपए पे मैंने 18,000 का टैक्स दे दिया, लाओ मुझे इनपुट दो। ठीक है, अमिताभ बच्चन अपना रिटर्न फाइल करना ही भूल गए, तो सेक्शन 41 प्रोविजनल बेसिस पे तुम ITC तो क्लेम कर लोगे, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन को देखेंगे हम, तू फाइल कर रहा है नहीं कर रहा, उस साल भर हो गया उसने तो फाइल किया ही नहीं, तो आपसे ये ITC वापस ले लिया जाएगा, नहीं देंगे तुम्हें ITC। ठीक है, तो आपको पता पड़ा यार ये अमिताभ बच्चन की गलती है, इसके चक्कर में मेरा 18,000 का इनपुट गया, 18,000 का इनपुट गया मतलब मेरे को लाइबिलिटी में 18,000 पे करने पड़ेंगे। अब तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि इनपुट जाती है तो जेब से पे करना पड़ जाएगा मेरे को 18,000 रुपये, और जेब से 18,000 पे करना पड़ा तो मैंने प्रेशराइज किया AB को कि साले तुझसे परचेज किया तो है, ये तो रहा बिल, तू रिटर्न क्यों फाइल नहीं कर रहा? रिटर्न फाइल कर, रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो तेरा जो भी हिसाब बाकी चल रहा है पैसे नहीं देंगे तेरे को, तेरे चक्कर में 18,000 रुपये लग रहे हैं, 18,000 तो काटेंगे ही काटेंगे, तो उसको मजबूरन में अपना रिटर्न अब फाइल करना पड़ेगा। तो लेटर ऑन उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया ना सर, लाओ दोनों इनपुट वापस, तो अब वो इनपुट आप क्या कर सकते हो? रीक्लेम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीक्लेम कर सकते हो। ये कौन कहता है आपको? सेक्शन 42। अब सेक्शन 42 रीक्लेम ऑफ ITC, सेक्शन 43 मैचिंग, रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब वही सारा पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिसाब से तो सेक्शन 42, उसके हिसाब से सेक्शन 43 कि उसके लिए तो चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, उसकी लायबिलिटी में चेंज आ रहे हैं ना, तो अब मैं सारा प्रोसेस वापस नहीं समझा सकता कि आपने जिस जिसको लायबिलिटी बोली है कि मैंने इससे कलेक्ट करा, मैंने इससे कलेक्ट करा, मैंने इससे कलेक्ट करा, तो आपको अब वो टैक्स जमा कराना है। अगर आपने जितनी लायबिलिटी अपनी बताई है वो गलत निकली तो हम आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब मान लो आपने इसको सेल करा, टैक्स जमा करा दिया, आप कह रहे हो 1 लाख, वो कह रहा है 10 लाख, उससे एक जीरो लगाने में गलती हो गई, वो कह रहा है 10 लाख, तो वो एक 80 का क्लेम मान के बैठा है, 1,80,000 का क्लेम मान के बैठा है, तो ये तो मिसमैच आ गया आपकी लायबिलिटी में। तो आपकी लायबिलिटी अब बढ़ा दी जाएगी, आपसे पैसा वसूला जाएगा, आप नहीं दे रहे हो या फिर आपने फिर रेक्टिफाई कर लिया तो वापस से आपकी लायबिलिटी क्या कर दी जाएगी? कम कर दी जाएगी। तो ये जो दोनों है
41 एंड 42 ये दोनों रिलेट करते हैं मिसमैच से। बेटा ये भी आप कहाँ पढ़ोगे, आपके फाइनल में पढ़ाया जाएगा कि जब मिसमैच निकलता है तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। आपको कहीं ना कहीं अगर मिसमैच को आपने मैच नहीं कराया तो पैसे देने पड़ जाएंगे। गलती जिसकी भी हो, इसकी हो या उसकी हो, किसी एक से तो सरकार पैसा लेके ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सेक्शन 43 के बाद 44। बेटा ये है आपके सिलेबस में, इसका नाम है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब देखो सरकार कितनी शानी है। और ये मिसमैच का जो प्रॉब्लम होता है ना कि अभी उसने नहीं दिखाया, मैंने आज दिखा दिया, उसने अगले महीने दिखा दिया, तो ये जो मिसमैच का प्रॉब्लम है, पहले इनपुट दे दिया फिर वापस ले लिया फिर वापस दे दिया, तो इन सारे सेटलमेंट का एडजस्टमेंट वो हमसे कराती है एनुअल रिटर्न कि मंथली रिटर्न तो तू फाइल करेगा ही करेगा, और फिर उन सारे मंथली रिटर्न का एक क्यूमुलेटिव कंबाइंड रिटर्न एनुअल रिटर्न भी तू फाइल करेगा, जिसमें सारी पिक्चर मिसमैच की क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। अगर एनुअल रिटर्न तक मिसमैच क्लियर नहीं हुआ तो तेरी लायबिलिटी इंक्रीज कर दी जाएगी, तेरे से पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 44 के बाद आपका 45 फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कब हो गया, बस अब नहीं रहना इस देश में, अब नहीं करना जीएसटी में कामकाज, मैं मेरा बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मैं मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहा हूँ, तो मुझे क्या फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कितना स्टॉक है, क्या है, सारी डिटेल अपन वहाँ सीखेंगे। देन 46 ये भी है भाई, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, कि अगर आप रिटर्न फाइल करने में डिफ़ॉल्ट करते हो तो पहले आपके नाम पे नोटिस आएगा। इवन अब तो बेचारा प्रॉपर ऑफिसर खुद फ़ोन करता है, क्यों भाई साहब रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, कर दो ना रिटर्न फाइल, नहीं कर रहे उसके कहने पे भी, तो फिर शो कॉज नोटिस वो इशू करता है। नेक्स्ट लिवाई ऑफ लेट फीस, आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो एक दिन भी रिटर्न फाइल नहीं करोगे, एक दिन से लेट हो गए तो 100 रुपये की पेनल्टी है, सीजीएसटी में 100 रुपये की पेनल्टी है, एसजीएसटी में 200 रुपये दिन की पेनल्टी है। और सालों ने पिक्चर कैसी बनाई है, अब मेरे से काफ़ी बार ये गलती होती है, पढ़ाने में इतना मशगूल हो जाता हूँ, प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाता, तो अगर मान लो 20 पार्टी में से कोई एक पार्टी का भी रिटर्न फाइल करना मुझसे चूक गया, उसने तो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी, मेरे से रिटर्न फाइल करना चूक गया, तो अब रिटर्न फाइल मैं कब करूँगा, अगले महीने जो रिटर्न फाइल करने जाऊँगा तो मेरे को पता पड़ेगा यार पिछला वाला रिटर्न तो फाइल किया ही नहीं, अब वो पिछला वाले रिटर्न के पूरे 30 दिन हो गए, 200 रुपये के हिसाब से 30 दिन के 6000 रुपये भुगते हैं मैंने कहीं पार्टियों के। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 48 गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, हम लोगों के ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, या फिर किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर आप करवा रहे हो तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, क्या आपके बिहाफ पे रिटर्न कोई और फाइल कर सकता है, वो अपन इस सेक्शन 48 में पढ़ेंगे। तो भैया बहुत लंबा चलने वाला है सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट उलझन भरी चीज़ें आपको नहीं दी, बाकी की चीज़ें आपको दे रखी है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला सर मोड्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बहुत शानदार चीज़ है, बहुत ध्यान दिया है सरकार ने, डिजिटल इंडिया वाला केस है कि मोड्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो पहले आखिरी वाला लाइन पढ़ाता हूँ, ऑल मोड्स आर इलेक्ट्रॉनिकली, जितने भी मोड मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिकली है, कोई फिजिकल पेपर फॉर्म में रिटर्न फाइल नहीं होगा, नो पेपर रिटर्न। पहले होता था पुराने ज़माने में इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सारा पेपर फॉर्मेट में होता था, एक छपाया फॉर्म दे दिया जाता था, उस फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स भर के आपको डिपार्टमेंट में सबमिट कराना पड़ता था। अब भैया डिजिटल इंडिया हो गया, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वही फॉर्म उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, अब ऑनलाइन जाके डेटा फिल कर दो और सबमिट कर दो, रिटर्न सबमिट हो जाएगा। तो ये रिटर्न फाइल करने के अब 2-3 तरीके होते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके हैं, ढंग से समझना, आप शायद पहली बार ये चीज़ें सुनोगे। पहला है कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक में जाके चैट करते हो, पोस्ट वोस्ट करते हो, वैसा जीएसटी का एक कॉमन पोर्टल है, जीएसटी की साइट है, वहाँ जाओ, आपका लॉगिन आईडी रजिस्टर करो, आप लॉगिन करो और 1 बाय 1 सारे रिटर्न फाइल करो, एक एक रिटर्न ओपन करते जाओ, वहाँ पे सब चीज़ का कॉलम है, 1 2 3 4 करके रिटर्न ओपन करते जाओ और जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगे वो आप प्रोवाइड करते जाओ, एंड में जाके सबमिट कर देना। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन जाके जीएसटी की साइट पे जाके अगर मुझे इंफॉर्मेशन फिल करनी है तो कोई सर 3-4 अमाउंट थोड़ी है कि अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3, अमाउंट 4 डाला और ये फाइल हो गया। जीएसटी वाले इनवॉइस वाइज डिटेल मांगते हैं। बेटा कैसे मांगते हैं जीएसटी वाले? इनवॉइस वाइज। इनवॉइस वाइज मतलब एक एक इनवॉइस देना पड़ेगा कि इनवॉइस 1 में
किस बंदे को कितने का माल कितनी रेट के हिसाब से टोटल कितना हुआ, CGST, SGST, IGST, एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी तुमने महीने भर में सेल करा है सबकी डिटेल दो। तो क्या ये तो मेरा काम डबल से भी ट्रिपल हो गया। एक तो मैं भैया बंदे का बिल बनाऊं, बिल बना के उसको माल बेचूं, और माल बेचने के बाद जितने भी बिल मैंने दुनिया पूरे महीने भर में जो दुकानदारी करी उन सब का एक एक बिल की जो इन्फॉर्मेशन मुझे बिल बनाने में लगानी पड़ती है वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी डालूँ तो मैं तो मर जाऊँगा सर। वो आप शॉपिंग सेंटर में जाके बैठो, दुकानदारों को टाइम नहीं है बिल बनाने का, उसकी गर्दन ही ऊंची नहीं होती, दिन भर बिल ही बनाता रहता है वो अकाउंटेंट, तो वो क्या एक एक इन्फॉर्मेशन डालेगा सर, मर जाएगा। तो बेटा ये कॉमन पोर्टल एक अकेला रास्ता है, इंफॉर्मेशन तो इस कॉमन पोर्टल पे ही पहुंचनी चाहिए। हाँ, यहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के हम आपको कुछ तरीके बता सकते हैं, पर पहुंचानी तो यही है। कैसे पहुंचाना है, एक एक बिल पहुंचना चाहिए वहां पे। तो अगर छोटी सी फर्म है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, 10-15 बिल से ज़्यादा नहीं है, तो डाल दो 10-15 बिल तो एंट्री कर देंगे अपन। लेकिन 1000, 1500, 2000 ट्रांजैक्शन हो तो फिर बहुत मेहनत लगेगी। तो उन लोगों ने क्या करा कि वैसे भी अगर इतने सारे ट्रांजैक्शंस है तो आपका काम कंप्यूटराइज होता ही होगा, कंप्यूटराइज होता ही होगा, तो और आप हिसाब किताब भी रखते ही होंगे। जैसे आप समझते हो कि अकाउंटिंग टैली में तो करते ही होंगे आप, टैली होगा, बिजबी होगा, दूसरा कोई ERP होगा, कोई ना कोई कस्टम सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटराइज आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो एक काम करते हैं, हम आपको ऑफलाइन यूटिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। सर ये ऑफलाइन यूटिलिटी क्या होता है? जनरली ये एक्सेल की एक फाइल होती है, MS एक्सेल आपने देखा होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल होती है, इनबिल्ट फाइल, उसमें कुछ फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं, कोई सी भी फाइल बना के नहीं भेज सकते आप। उन लोगों ने एक सेट प्रोग्राम की तरह एक एक्सेल फाइल टेम्पलेट यूटिलिटी आपको दे दी है। क्या बोलते हैं, कभी कभी टेम्पलेट बोलते हैं, लेकिन अभी GST में उसका नाम क्या है, यूटिलिटी। एक यूटिलिटी फाइल आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप एक काम करो, आपका कंप्यूटराइज जो सिस्टम है वो कोई ना कोई फॉर्मेट तो जनरेट करता ही होगा, उस फॉर्मेट में से सारे ट्रांजैक्शन एक साथ कॉपी पेस्ट कर दो इस एक्सेल यूटिलिटी में। सारे ट्रांजैक्शन एक बार में कॉपी पेस्ट कर दो, एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट किया, एक एक फील्ड सेलेक्ट किया और कॉपी करते जाओ। जहां जहां हम जो फॉर्मेट आपको दे रहे हैं उस फॉर्मेट में एक एक चीज आप क्या करते जाओ, कॉपी करते जाओ। आप उसको कॉपी कर लोगे तो अब 1000 हो कि 2000 हो कि 10,000 हो, कॉपी में तो एक बार ही कॉपी पेस्ट होगा। कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो फिर आप इसको कमांड दो वैलिडेट करने का। आप इसको कमांड दो किस चीज़ का, वैलिडेट करने का। वैलिडेट करने का मतलब एक तरीके से सबमिट का बटन दबा दो तो ये जो एक्सेल की यूटिलिटी है ये एक सेपरेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इस फॉर्मेट को, इस यूटिलिटी के एक्सेल वाले फॉर्मेट को रीड कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वैलिडेट कर दिया तो वो एक ऐसे फॉर्मेट में जिसको अपन JSN फाइल बोलते हैं, हम करते हैं तो थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे को, ये एक JSN फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये कॉमन पोर्टल डायरेक्टली उस JSN फाइल को इंपोर्ट कर लेगा। ये पूरा डेटा यहाँ पे आके इंपोर्ट हो जाएगा। अब आपको मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है, एक एक एंट्री सारी की सारी डायरेक्टली आ जाएगी। तो ये काम आसान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप एग्री जरूर करोगे। हाँ सर, एक एक चढ़ाने से अच्छा तो एक काम करो, सारा डेटा इस फाइल में कॉपी पेस्ट कर दो और उसको एक सेपरेट फॉर्मेट में, वो वहाँ पे इनबिल्ट ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का, वैलिडिटी सबमिट के बटन पे क्लिक कर दो तो वो JSN फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होके यहाँ पे कॉमन पोर्टल में एक बटन दे रखा होता है इंपोर्ट फ्रॉम यूटिलिटी या इंपोर्ट फ्रॉम JSN फाइल, उस बटन पे क्लिक करो और जैसे अपन ईमेल करते हैं, फाइल अटैच करते हैं, ये वाली फाइल अटैच कर दो, अपने आप सारा डेटा वहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो काम बहुत आसान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक्सेल फाइल है, ये जो एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी है, ये हर कोई बच्चा नहीं संभाल सकता। जिसको GST की नॉलेज हो, कंप्यूटराइज MS एक्सेल की नॉलेज हो, थोड़ा सा IT जानता हो, वही ये काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने जितना भी डेटा इस एक्सेल फाइल में कॉपी पेस्ट किया है उसको जब मैं वैलिडेट करने जाऊंगा, मैं जब उसको वैलिडेट करने जाऊंगा, सबमिट करने जाऊंगा, तो अगर उस डेटा में
छोटी सी भी कोई गलती निकली आइदर फॉर्मेट में या अमाउंट में या कैलकुलेशन में, कोई सी भी गलती निकली तो बेटा ये एरर जनरेट कर देगा कि आपकी फाइल में सो एंड सो एरर है, पहले उसको एरर को ठीक करो, रेक्टिफाई करो, उसके बाद फिर से वैलिडेट करो। तो एरर की शीट जनरेट कर देता है जिसमें मनमान एरर आ जाते हैं, ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है। वो आपको सेल का नाम बता देता है कि इस सेल एड्रेस पे एक कॉलम के 1 वाले रो में इसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, उसमें, तो मनमान सारे एरर आ जाते हैं। तो एक एक एरर चेक करके उसको ढूंढने बैठो, फिर वापस सारे एरर ठीक हो जाए तो वैलिडेट। अगर एरर रह गए होंगे तो फिर से एरर आ जाएंगे, वो जितने पहले आए थे उससे थोड़े कम आएंगे, लेकिन एरर तो फिर भी आएगा। तो यार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि पहले तो मैं सारा डेटा डाल दूँ, उसके बाद मैं वैलिडेट करने जाऊँ, फिर तुम मेरे को एरर बताओ और फिर मैं एरर को एक बार ढूंढूँ। आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में वो एरर होगा कि यहाँ जाओ, यहाँ पे ये गलती, इस तरीके की गलती, उस गलती को मैं समझूँ, फिर उसको मैं सही करूँ, उसके बाद भी 1-2 एरर हो जाए, फिर वापस से वही साइकिल बनाओ, तो बहुत कम्बरसम मेथड हो जाता है यार। ये उससे तो ईजी है भाई, 1000-1500 एंट्री चढ़ाने से अच्छा तो यही है। हाँ, लेकिन इसमें भी एरर जनरेट होने वाली मुसीबत तो है। तो सरकार ने एक और करा, किसी IT कंपनी के साथ टाई अप करा। क्या करा कि आप अपने सॉफ्टवेयर को हमारे कॉमन पोर्टल से इंटीग्रेट करो, हमारे कॉमन पोर्टल से इंटीग्रेट करो, और अब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें वो जो टैक्स पेयर है वो आपके सॉफ्टवेयर पे डेटा फीड करे, या वो अकाउंटिंग सिस्टम के साथ भी मर्ज हो। जैसे टैली ने अब ये ऑफलाइन यूटिलिटी अपने आप जनरेट करने का फॉर्मेट बना दिया है। आप एक बटन दबाओ टैली पे, ये यूटिलिटी अपने आप जनरेट हो जाएगी, वैलिडेट हो जाएगी, कोई गलती नहीं निकलेगी कि उसने सारी वर्किंग कर रखी है बैकग्राउंड में, कोई एरर नहीं निकलेगा और वो फाइल अपने आप हो जाएगी। तो टैली जानता ही है, पर टैली का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कॉमन पोर्टल पे नहीं है। टैली का इंटीग्रेशन इस ऑफलाइन यूटिलिटी से, उसने इस यूटिलिटी को समझा है। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं कि उस सॉफ्टवेयर में मेरी अकाउंटिंग एंट्रीज भी हो जाए, मैं सेल करूं तो सेल का डिटेल, जैसे मैं दुकान पे बैठ के सेल बंद करता हूं तो मेरा वहीं पे दुकान पे स्क्रीन लग जाए, मैं सेलेक्ट करूं ये हुआ माल, इतनी रेट, इतनी क्वांटिटी, अपने आप बिल भी छप जाए, और वो सॉफ्टवेयर ही टाई अप किससे कर ले, कॉमन पोर्टल से, वो बिल अपने आप ही कॉमन पोर्टल पे चल जाए, मेरे को कुछ करना ही ना पड़े। तो हाँ, तो सरकार ने ऐसी कुछ IT कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है जिसको हम बोलते हैं GST सुविधा प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं बेटा अपन? GST सुविधा प्रोवाइडर, जो एक ऐसा इकोसिस्टम जनरेट करती है कि हमारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही कहाँ पहुँच जाती है, कॉमन पोर्टल पे पहुँच जाती है। ह्यूमन इंटरफेस और कम हो गया, ठीक है। हाँ, पहुँचेगी तो कहाँ, कॉमन पोर्टल पे, और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो ये तीनों ही जो मेथड अपन ने पढ़े, ये तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैनुअल इसमें कुछ भी नहीं है। GST सुविधा प्रोवाइडर का एक सॉफ्टवेयर हमने खरीद रखा है, कंप्यूट GST, जिसमें वो GST अपने आप ही कंप्यूट करने लेता है। अब ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यहाँ देखो, आप बहुत छोटे हो तो कॉमन पोर्टल पे जाके एक रिटर्न फाइल कर लोगे, थोड़े से बड़े हुए यूटिलिटी आ जाएगी, और बड़े हुए तो बेटा आप ठीक है, आप यूटिलिटी जनरेट करना सीख गए थे, लेकिन सर 1 से लेके 11 तक के रिटर्न है, सबकी यूटिलिटी, सबका फॉर्मेट अलग है, सब में एरर अलग अलग तरीके से जनरेट होगा, तो आप तो फिर भी परेशान हो जाओगे। तो फिर हमने GST सुविधा प्रोवाइडर का कंप्यूट GST खरीद लिया कि एक बार इस सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन डाल दी तो वो उस इंफॉर्मेशन से अपने आप GST 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके सारे रिटर्न अपने आप ही वो टाइम टू टाइम फाइल करता रहता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर। अब हम चलते हैं कि रिटर्न कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और फिर एक बैकग्राउंड चेक करेंगे कि मेन जो हमारे रिटर्न है GSTR 1, 2 और 3 ये कैसे चलते हैं। 1 मिनट सांस ले लूं और पानी पी लूं बस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिटर्न। इसमें से बेटा सारे रिटर्न नहीं है आपके अभी इस सिलेबस में, जो होंगे वही समझाऊंगा, बाकी सबका 1-1 सेकंड का ओवरव्यू लेके आगे बढ़ेंगे। GSTR 1 डिटेल में पढ़ेंगे, आउटवर्ड सप्लाई,
ठीक है, जो आप सेल कर रहे हो वो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। GSTR 2, GSTR स्टैंड्स फॉर रिटर्न। GSTR 2 इनवर्ड सप्लाई, जो भी आप परचेस करके ला रहे हो, जो भी आप माल लेके आ रहे हो, जिस पे आपको इनपुट क्लेम करना है, उसका रिटर्न। अभी सरकार ने इसको पोस्टपोन कर रखा है। सरकार अभी GSTR 2 नहीं मांगती। क्यों नहीं मांगती, ये भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। GSTR 3, इसके दो पार्ट होते हैं, GSTR 3A और GSTR 3B। वैसे तो 1 और 2 के भी दो पार्ट होते हैं, 1A 1B और 2A, और जिसको अपन 2 और 2A बोलते हैं, 1 और 1A बोलते हैं। मैं अभी डिटेल में 1 2 3 को कंबाइंड एक साथ समझाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो, 1 में तो जाएगी सेल, 2 में जाएगी परचेज और 3 में जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट, कि सेल पे इतना आउटपुट, परचेज पे इतना इनपुट, इनको एडजस्ट करो, इतना जेब से देना बनता है, ये ले लो, ठीक है। फिर है GSTR 4। GSTR 4 है आपका कंपोजिशन डीलर वालों के लिए, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में रहते हैं, वो रिटर्न अब 1 2 3 की बजाय क्या फाइल करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। GSTR 4 1 2 3 हर महीने फाइल होते हैं रेगुलर डीलर के लिए। कंपोजिशन वाला क्वार्टरली फाइल करेगा 3 महीने में एक बार। देन 5, ये 5 वाला क्या है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग से रिटर्न है? हाँ बेटा, इनको 1 2 3 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मंथली बेसिस पे GSTR 5। अब ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वालों के लिए मंथली बेसिस पे GSTR 6। जिनको TDS डिडक्ट करना होता है GST का, उनके लिए GSTR 7। जिनको TCS कलेक्ट करना होता है ऑनलाइन वाले, उनके लिए GSTR 8। ये 1 2 3 ये सब नहीं है आपके उसमें, ये स्पेशल रिटर्न होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के SSC के लिए लगते हैं, ये फाइनल में आएंगे। फिर 9 एनुअल रिटर्न, बताया ना, ये जो 3 रिटर्न आप मंथली फाइल कर रहे हो, उसका एक कंबाइंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा आपको GSTR 9 में। और 9A किसके लिए है, कंपोजिशन वालों के लिए। रेगुलर वाले 9, कंपोजिशन वाले 9A, और रिकंसाइल भी करना पड़ेगा। रिकंसाइल करना पड़ेगा मतलब एज पर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल परचेज कितनी है, एज पर योर GST सेल परचेज कितनी है, उसमें अगर कोई डिफरेंस है ईयरली बेसिस मिसमैच के दौरान, तो वो उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। बहुत कम्बरसम प्रोसेस है ये भी अभी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 5 करोड़ वाले के लिए एप्लीकेबल है, कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है सिर्फ उसी को भरना है, बाकी सबको नहीं भरना, ठीक है। देन है आपका फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मैंने आपको बता दिया कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो जिस डेट पे कैंसिल हुआ उस डेट का फाइनल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है। GSTR 11 UIN, ये UNO यूनेस्को वालों, फॉरेन एम्बेसीज वालों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है कि आपने जो भी इनपुट क्लेम किया है वो सारा इनपुट हम आपको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, क्योंकि आप टैक्सेबल सप्लाई तो करते नहीं हो। तो उनको भी मंथली बेसिस पे अपना रिफंड लेने के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो 1 से लेके 11 तक के रिटर्न है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सबकी पुंगी बजा रखी है, वो है GSTR 1 2 एंड 3। जो हल्ला मचा GST में, मतलब जितनी भी बुराई करी गई GST की, वो किसी GST एक्ट की नहीं करी गई, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 लोगों की करी गई, 1 2 और 3 की। कि सालों ने कंप्लायंस प्रोसीजर इतना बढ़ा दिया और इतना उलझन भरा कर दिया कि बड़ी निंदा हुई, कड़े शब्दों में निंदा हुई कि क्या किया सरकार, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अभी रिफाइन किया है पहले में। अभी क्या सिनेरियो वो नहीं बताऊंगा, सुन लेना ढंग से। अभी क्या सिनेरियो है वो नहीं बताऊंगा, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक्ट ने क्या सिनेरियो सजेस्ट किया था, जो अभी भी एक्ट में लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, जो आने वाले सालों में ये लोग पूरी तरीके से अप्लाई कर देंगे, वो वाला बता रहा हूँ, उलझन भरा प्रोसेस, ठीक है। अभी हाल फिलहाल क्या है मैं बताऊंगा कि उन्होंने कौन सी चीज अभी अप्लाई कर रखी, कौन सी चीज अप्लाई नहीं कर रखी, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, जो पढ़ने जा रहे हैं वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका ये पूरा रिटर्न का जाल समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंट्रोडक्शन में कवर कर रहा हूँ। आगे जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से रेफर करूँगा, तो आगे बड़ा मत देना वीडियो को, सुन लो। अब सबसे पहले कि भाई साहब नहीं, ये है हमारे भाई साहब आपने जितने भी सेल करी है, जिसको अपन बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, वो फाइल करो आप GSTR 1 में। कैसे फाइल करोगे,
आपके पास डेज है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कब तक फाइल करना है बेटा? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने की 10 तारीख को। GSTR 1, 2 एंड 3 मंथली रिटर्न है। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ अगले महीने की 10 तारीख तक आप अपनी सेल का डेटा पहुंचा दो, आउटवर्ड सप्लाई पहुंचा दो। और ये सिर्फ आपके लिए थोड़ी एप्लीकेबल है, सारे इंडिया के व्यापारियों के लिए एप्लीकेबल है। तो अब आप समझो, हर कोई अपनी अपनी सेल बताएगा, तो ये क्या कहेगा कि मैंने इसको सेल करा, इसको सेल करा, इसको सेल करा, इसको सेल करा, इसको सेल करा। उसी तरीके से बहुत सारे लोग बताएंगे कि हमने इसको सेल करा, हमने इसको सेल करा, हमने इसको सेल करा, हमने इसको सेल करा। समझ रहे हो? तो एक तरीके से अगर सब ने 10 तारीख तक अगर सब ने 10 तारीख तक अपना GSTR 1 भर दिया तो सरकार के पास सेल की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, किसने किसको सेल करा। मतलब आप जिससे खरीद के लाए हो उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंचा दी होगी कि इन सब ने आपको सेल करा है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट क्या? फिर उन्होंने कहा कि देखो सुनो और समझो कि ये जो है ना GSTR 1 ये 10 तारीख तक ही फाइल करना है। फिर 10 तारीख के बाद 11 से कि 15 तक हम आपको ये GSTR 1 फाइल नहीं करने देंगे। सर लेट हो गए तो पेनल्टी के साथ भर देंगे, क्या दिक्कत है? लेट तो चलता है, भरना पेनल्टी के साथ ही भरना, लेकिन 11 से 15 तक पोर्टल बंद हो जाएगा। 11 से 15 तक आप नहीं भर पाओगे। क्यों बेटा? उसका जवाब छुपा है ये परचेज या जिसको अपन बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई में GSTR 2। तो इसमें ये लोग सरकार इस GSTR 2 का पहला पार्ट GSTR 2A को, A स्टैंड्स फॉर ऑटो पॉपुलेट, GSTR 2A को क्या करेंगे? ऑटो पॉपुलेट करेंगे। ऑटो पॉपुलेट करेंगे मतलब कि सबने सेल बता दी ना, तो आपने किस किस से सेल किया होगा, सबने आपका नाम लिखा होगा। तो जिसने आपका नाम लिखा है उन सब से इंफॉर्मेशन उठ के डायरेक्टली आपके 2A में आ जाएगी। तो सरकार ये अपने साइकिल को चलाने के लिए 5 दिन का टाइम लेती है कि भैया हम तो जो GSTR 10th तक भरा ना सबने, 5 दिन तक आप भर ही नहीं पाओगे, तो 5 दिन तक हम आपको क्या देते हैं? ऑटो पॉपुलेट का टाइम देते हैं। ऑटो पॉपुलेट का टाइम दिया तो अब आप 15 से लेके कहाँ तक? 17th तक जो भी इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट में आई है उसको आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट या मॉडिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि देखो मैंने मेरा सेल बता दिया, मैंने सेल बताया, दूसरों ने भी सेल बताया होगा, सारा डेटा उठ के मेरे पास आ गया 2A में। तो देखो 2A में चेक करो कि जिसने सेल बताई है सही है कि नहीं है। सही है तो क्या कर दो बेटा? इसको एक्सेप्ट कर दो। गलत है तो भैया ये कौन है भाई, इससे तो मैंने खरीदा ही नहीं, रिजेक्ट कर दो। या खरीदा तो है पर सर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं खरीदा, उससे मेरे को इनपुट नहीं लेनी, मेरा तो पर्सनल पर्पस था, ये मेरे को जानता था, मेरा GST नंबर इसके पास ऑलरेडी था तो इसने GST नंबर चढ़ा दिया होगा, पर मेरे को बिजनेस में नहीं चाहिए, तो रिजेक्ट कर दो। या फिर सर ये तो इसने कम अमाउंट बताया है, मैं तो 2 लाख का खरीदा था, उसने तो 1 लाख लिखा है। या फिर वाइस वर्सा, मैंने तो 1 लाख का खरीदा था, उसने 2 लाख का खरीदा बता दिया गलती से, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद 17 से 18 तक अब आपके ये 1A पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा? आपके 1A में आ जाएगा। आपके 1A में आ जाएगा। अब आप इसको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हो, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक्सेप्ट करो या ये उसने जो मॉडिफाई किया है उसको आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बस। ठीक है, इस दिन तक। अब यार एक गलती हो गई मुझसे, छोटी सी गलती हो गई बेटा। गलती क्या हुई मुझसे कि यार ये जो मैंने 15-17 लिखा ना, ये गलत लिख दिया। ये अप टू 15th है। अप टू 15। सरकार कोई पोर्टल बंद नहीं करती, तुमने 10 तक डाल दिया,
10 तक तुम्हारे डालने के बाद 11 से 15 तक हम इनको टाइम देंगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट मॉडिफाई कर दो। 15 तारीख के बाद ये मॉडिफाई नहीं कर सकते, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। फिर अब हम 16, 17 ये 2 दिन आपको देंगे, आप एक्सेप्ट रिजेक्ट करो। और ये हो गया, आपका एक्सेप्ट रिजेक्ट हो गया, आपको सब पता पड़ गया, मेरी सेल कितनी, मेरा परचेज कितना, 1 भी रेक्टिफाई हो गया, 2 भी रेक्टिफाई हो गया, एक्सेप्ट रिजेक्ट यहाँ भी हो गया, एक्सेप्ट रिजेक्ट वहाँ भी हो गया, तो अपने आप ही GSTR बन जाएगा, अपने आप ए बन जाएगा, सॉरी GSTR 3। और GSTR 3 के भी 2 पार्ट, 3A और 3B। 3A ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा मतलब जो आपने सेल बताई होगी वो सेल उठ के आ जाएगी, जो परचेज बताई होगी वो परचेज उठ के आ जाएगी, यहाँ से आपकी लायबिलिटी उठेगी, यहाँ से आपकी इनपुट उठेगा, और फिर सारी चीज़ें आ गई, आपका टैक्स निकल जाएगा। कितना टैक्स है वो टैक्स आप 3B के पहले पे करो। 3B आपको भरना होता है 20th को, 20 तारीख, हर महीने की 20 तारीख तक आपको 3B फाइल करना है। 3B फाइल में आप इनपुट इतना, आउटपुट इतना, ये टैक्स बनता है, ये रहा चालान, ये पे कर दिया टैक्स, मामला खत्म। मतलब देखो तो सही कैसा जाल बुना उन्होंने कि ये आपका महीना खत्म हुआ, ये महीना खत्म हुआ, मान लो अप्रैल, तो अप्रैल का जाल कैसे बुना कि अब जब मई शुरू होगा ना, तो मई की 10 तारीख तक तो तुम क्या बनाओ, GSTR 1 भरो, ठीक है, सबके 1 उठ के आ गए होंगे। फिर मई की 15 तारीख तक आप अपना 2 एडजस्ट कर लो, GSTR 2 कहाँ तक, 15 तारीख तक, एक्सेप्ट रिजेक्ट मॉडिफाई, और किसी ने डाला ही नहीं हो तो वो आप चढ़ा भी सकते हो। तो ये GSTR 2 कहाँ तक, 15 तक। 16, 17 दिए आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। 16, 17 आपको क्या दिए कि किसी ने आपका बिल मॉडिफाई कर दिया हो तो आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 20 तारीख तक आपको GSTR 3 के साथ साथ टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो ये रहा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अभी सरकार ने GSTR 2 को स्थगित कर रखा है, मत करो। क्यों? ऑटो पॉपुलेट हो रहा है ना, हो रहा है, वो मान लो आप GSTR 3A ऑटो पॉपुलेट होगा, लेकिन हम 3B में बोलते हैं आज तो आपके हिसाब से जो आपने 1 डाली है वो ले लो, जो आपका इनपुट आपको लगता है ये इनपुट है मेरा, एक्सेप्ट रिजेक्ट करने मत बैठो, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्या पता उसने करा होगा कि नहीं करा होगा। आपका तो जो इनपुट बनता है वो इनपुट इसमें क्लेम कर लो प्रोविजनल बेसिस पे, और टैक्स जमा करा दो, 3B भर दो। तो अभी सरकार ने सिर्फ 2 रिटर्न फाइल करवा रखे, 1 और 3B। 2 तो ऑटो पॉपुलेट होता था, एक्सेप्ट रिजेक्ट होता था। तो इस मैकेनिज्म में आप खुद ही सोचो कैसा बावड़ो जैसा प्रोग्राम है यार, सारा उठ के आएगा, मैं एक एक करके चेक करूं, एक्सेप्ट करूं, रिजेक्ट करूं। पहले अगर मैंने 2000 लोगों से परचेज़ किया है महीने में, बड़ा काम काज है, तो 2000 पर एक्सेप्ट रिजेक्ट करूं, चेक करता बैठूं, एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बाद फिर मॉडिफाई भी करने बैठूं, फिर वो एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा, फिर तुम उसको चेक भी करोगे, अबे तेल लेने गया, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये एक्टिविटी मत करो, ये एक्टिविटी नहीं होगी तो ये एक्टिविटी भी नहीं होगी, मॉडिफाई नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। जरूरी नहीं, अभी पोर्टल तो है, ओपन तो है, कर सकते हो, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई करने नहीं बैठता, सब चेक करके बैठ जाते हैं अपने आप, ठीक है। आप तो अपनी सेल बता दो, आपने सबने अपनी सेल बता दी, तो फिर अब आप अपना टैक्स की लायबिलिटी खुद कैलकुलेट कर लो, 20 तारीख तक टैक्स जमा कर दो। तो 10 तारीख को एक रिटर्न अभी वैलिड हो रहा है GSTR 1 सेल का, और GSTR 3 भी टैक्स का कि इनपुट आउटपुट में टैक्स एडजस्ट कर लो, 3B में टैक्स पे कर दो, ठीक है। 2 ऑटो पॉपुलेट तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, बैकग्राउंड में काम तो हो रहा है। आपने जो बताया, आपने जो टैक्स पे किया, उसमें मिसमैच आएगा तो पकड़ेंगे हम आपका गला। कब पकड़ेंगे? एनुअल, पूरे साल का हिसाब जब करवाएंगे ना आपसे, तब आपका गला पकड़ेंगे, आपको बुलाएंगे और आपसे टैक्स के साथ इंटरेस्ट भी वसूलेंगे अगर कोई मिसमैच निकलता है तो। हाँ, लेकिन फाइलिंग प्रोसीजर उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। और इवन ये GSTR 1 भी, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, उसके लिए मंथली कर रखा है, जो कि शुरुआत में एक्ट में लिखा हुआ है कि GSTR 1, 2 एंड 3 भी मंथली होना चाहिए। 2 तो उड़ा ही डाला उन्होंने, 1 भी उन्होंने कहा जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है वो मंथली पे करे, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है
मोर देन 1.5 करोड़ मंथली, और जिनका लेस देन 1.5 करोड़ है वो क्या कर ले, इसको क्वार्टरली कर ले। अब वो 3 महीने में एक बार, मतलब रिटर्न 3B तो मंथली पे करो, टैक्स तो मंथली जमा कराओ, उसका हिसाब भले ही GSTR1 3 महीने की सेल एक साथ बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म है। हम ये 1 को डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, फिर मैं आपको एनुअल रिटर्न बताऊंगा और फाइनल रिटर्न बताऊंगा, और जो छोटे मोटे रूल्स हैं तो इसके भी, इस चैप्टर के भी मिनिमम 3 से 4 वीडियो बनने वाले हैं। 2 आज बन जाएंगे, 2 कल बन जाएंगे, और कुछ बचा तो संडे को करेंगे। हाँ, लेकिन भाई मिस मत करना। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। बाय, टाटा, सी यू।